मैं सीता से तकरीबन 5 गज आगे था। टॉर्च की रोशनी में जो कुछ देखा था उसने मुझे भी बदहवास कर दिया था। मुझे अपने दिल कनपटियों में धड़कता हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन मैंने फ़ौरन ही अपने हवास पर काबू पा लिया और दौड़कर सीता के करीब पहुंच गया, जो बुरी तरह चीख रही थी। वो इंसानी ढांचा सीता की पुश्त पर इस तरह लदा हुआ था कि उसके दोनों बाजू सीता के कांधों पर से होते हुए उसके सीने पर झूल रहे थे और उसकी खोपड़ी सीता की गर्दन से लगी हुई थी। लगता था जैसे उसने अपने दांत सीता की गर्दन में पेवस्त कर रखे हों। ये सूरत हाल देखकर मैं भी कांप उठा। सनसनी की एक लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ती चली गई और दिमाग में चींटियां सी रेंगती हुई महसूस होने लगी। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उस ढांचे को सीता के ऊपर से हटाया तो सीता की चादर उसके एक हाथ की इस तख्वानी उंगलियों में उलझ गई और इस तरह जर्द रंग की वो चादर भी सीता के ऊपर से हट गई। उसके जिस्म का बालाई हिस्सा बरहना हो गया। वो चीखती हुई मुझसे लिपट गई। वो खौफ से मुसलसल चीख रही थी और उसका बदन खिजार सीधा पत्ते की तरह कांप रहा था। उसने मुझे सख्ती से अपनी बाहों की गिरफ्त में ले रखा था। मैं एक हाथ से उसकी पुश्त थपथपाने लगा, दूसरे हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च का रुख नीचे की तरफ था और उसकी रोशनी में ढांचा नजर आ रहा था। नीचे गिरने से ढांचे के कुछ हिस्से टूट गए थे। सीता की चादर का एक कोना अब भी उसके हाथ की इस तख्वानी उंगलियों में फंसा हुआ था। होश में आओ सीता, मैंने एक बार फिर उसका कांधा थपथपाते हुए कहा। तुम तो एक बहादुर लड़की हो, हड्डियों के इस ढांचे से डर गई। वो देखो, उसकी हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। मेरी चादर उसने पकड़ रखी है, सीता की गियाई वो मुझे खींच रहा है। पागल हो गई हो? वो बेजान ढांचा तुम्हें कैसे खींच सकता है? मैंने कहा और चादर को झटका देकर ढांचे की उंगलियों से छुड़ा लिया। मैं सीता को बुजदिली का ताना नहीं दे सकता था। ऐसी सूरत हाल से कोई भी दो चार होता तो उसकी यही हालत होती। वो ढांचा अगर मेरे ऊपर गिरता तो यकीनन मेरी भी इस तरह चीखें निकल जाती। सीता अब भी मेरे साथ लिपटी खौफ से थर थर कांप रही थी। उसे अपनी हालत संभालने में 4-5 मिनट लग गए। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे अपने आप से अलग हटाकर चादर उसके जिस्म पर लपेट दी और उसका पल्लू कंधे पर से आगे लाकर उसके हाथ में थमा दिया। उसका चेहरा पीला हो रहा था और हाथ अब भी कांप रहे थे। जो लड़की मौत के मुंह में छलांग लगाकर मुझे ऐसी मौत के फरिश्ते को गिरफ्तार करने निकली हो, मैं उसे इतना बुज़दिल नहीं समझता। मैंने उसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा, इंसानों से लड़ना और बात है और ये ढांचे। वो ज़मीन पर पड़े हुए ढांचे को देखकर खामोश हो गई। ये तो और भी बेज़रर है, मैंने कहा और टॉर्च की रोशनी में बिखरे हुए ढांचे का जायजा लेने लगा। ढांचे के करीब ही गर्द आलूद फर्श पर वो ताज भी पड़ा हुआ था जो सीता के सर से गिर गया था। मेरे हलक से भी इख्तियार कहका निकल गया, क्या बात है, इस तरह क्यों हंस रहे हो? सीता ने मुझे घूरा। औरत की जान पर बनी हो, लेकिन जेबर के लिए वो मौत के जबड़ों में भी हाथ डाल सकती है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? वो चीखी। नहीं, ये ताज तुम पर अच्छा लग रहा है। न जाने किस बदकिस्मत राजकुमारी का होगा जो तुम्हारे सर पर आकर सज गया। तुम ये भूल रहे हो कि मेरे पिताजी भी एक रियासत के राजा हैं और मैं भी राजकुमारी हूँ, सीता ने कहा, और इसीलिए तो ये ताज तुम्हारे सर पर सज रहा है, मैंने जवाब दिया और ताज की रोशनी में इधर उधर देखने लगा और फिर रोशनी का रुख ऊपर होते ही मैं उछल पड़ा। सीता भी उछल कर दोबारा मुझसे लिपट गई। इसके चेहरे पर एक बार फिर खौफ के साए उभर आए। उस दरवाजे के ऊपर एक तंग सी दो छती थी जिस पर नीचे ऊपर के इंसानी ढांचे पड़े हुए थे। उस रास्ते को झाड़ियां लगाकर बंद करने की कोशिश की गई थी। झाड़ियों की कुछ लंबी शाखें ऊपर दो छती तक पहुंचती हुई थी। मुझे सूरत हाल की तह तक पहुंचने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी। सीता जब अंदर दाखिल हुई थी तो झाड़ियों की शाखें हिलने से इत्तफाक से वो ढांचा नीचे आ गया था और ये भी माजी इत्तफाक था कि वो ढांचा सीता पर इस तरह गिरा था जैसे सीता को अपनी लपेट में लेने के लिए ही इस पर छलांग लगाई हो और सीता का खौफजदा होकर चीखना कोई गैर फितरी बात नहीं थी। वापस चलो यहाँ से, सीता ऊपर रखे हुए उन ढांचों को देखकर खौफजदा लहजे में बोली। मुझे यहाँ डर लग रहा है। ये ढांचे मेरा या तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, डरने की ज़रूरत नहीं, मैंने कहा। हालांकि मेरा दिल भी अंदर से कांप रहा था। लगता है इस मंदिर को कत्लगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है, इसलिए तो मुझे अपने धर्म से नफरत हो गई है, सीता ने कहा। हमारी ये मंदिर इबादत गाहें नहीं कत्ल गाहें हैं। कभी दौलत के हुसूल के लिए किसी का गला काट दिया जाता है और कभी धर्म के नाम पर पत्थर की मूर्तियों के सामने जीते जागते इंसानों को भेंट चढ़ा दिया जाता है। ये ढांचे देखकर इस मंदिर के बारे में बहुत से अंदाजे कायम किए जा सकते हैं। मुझे तो डर लग रहा है, चलो वापस चलें यहाँ से। अब डरने की क्या बात है, मैंने कहा। अब यहाँ ना पंडित हैं और ना मूर्तियाँ। जरा आगे चल कर देखते हैं कि ये सुरंग किस तरफ और कहाँ तक जाती है। मुमकिन है ये सुरंग हमें खंडरों के शहर के अंदर तक ले जाए। ये सुरंग यकीनन शहर की किसी इमारत तक ही जाती होगी, सीता ने कहा। लेकिन हमें तहखाने में उतरे हुए बहुत देर हो चुकी है। अगर वो जुगल कमबख्त दोबारा इस तरफ आ गया तो हम ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, मैंने सीता की बात काट दी। हम टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ने लगे। सुरंग इतनी कुशादा थी कि 3
आदमी आसानी से पहलू व पहलू चल सकते थे। जगह जगह मकड़ियों के जाले तने हुए थे। तकरीबन 20 गज आगे जाकर सुरंग बाएं तरफ मुड़ गई और हम वहीं रुक गए। मैं चल लम्हे टॉर्च की रोशनी में आगे का जायजा लेने की कोशिश करता रहा और फिर वापसी के लिए मुड़ गया। सीता ने मेरा बायां हाथ पकड़ रखा था और वो मेरे साथ जुड़ी हुई चल रही थी। वापिस होते हुए सीता उस कमरे में रुक गई जहां अलमारी में खजाना भरा हुआ था। उसने सर पर से सोने का ताज, गले से नेकलेस और हीरे की अंगूठी उंगली से उतारकर अलमारी में दूसरी चीज़ों के साथ रख दिए और हम तहखाने से बाहर आ गए। तहखाने का रास्ता बंद करके मैंने फर्श पर दोबारा रेत फैला दी ताकि सिर्फ इतनी जगह को साफ सुथरा देखकर किसी को शुबा न हो। इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे थे। लोग के थपेड़े चल रहे थे और इस वक्त हमें भूख भी लगने लगी थी। सीता ने थैले में से मोरबंद खुराक का एक डब्बा निकाल लिया और किचन में जाकर पानी गर्म करने लगी ताकि डब्बे को खोलते हुए पानी में डालकर इसे गर्म किया जा सके। वो बड़ा डब्बा था और उसमें चिकन की फ्राई रानें थी। खाने के बाद हम मंदिर की मरकजी हॉल के वस्त में मूर्ति वाले चबूतरे से टेक लगाकर बैठ गए। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये मंदिर 12 दरी की तरह चारों तरफ से खुला हुआ है। सहरा की तरफ से आने वाली गर्म हवा हमारे चेहरों को झुलसाए दे रही है और जिस्म पसीने में शराबूर थे। मैं सोच रहा था कि अगर वाकई हमें 2 हफ्ते यहाँ रहना पड़ा तो हम गर्मी के हाथों ही खर्च होकर रह जाएंगे। तकरीबन 1 घंटे बाद सीता उठकर कमरे में चली गई और थोड़ी देर बाद उसने मुझे भी आवाज़ देकर बुला लिया। यहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं है, सीता ने कहा। मैं उसके करीब ही प्याल पर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। यहाँ वाकई ज़्यादा गर्मी नहीं थी। धूप की तपिश को मोटी दीवार ने रोक रखा था और संगे मरमर की जालियों से आने वाली हवा भी ज़्यादा गर्म नहीं लग रही थी। हम देर तक बैठे मंदिर के तहखाने में ढांचों और अलमारियों में भरे हुए उस खजाने के बारे में बातें करते रहे। बातें करते करते सीता ऊँघने लगी। मेरी भी आंखें बंद हो रही थीं। 6 बजे के करीब मैं कमरे से बाहर आ गया। सीता भी जाग गई थी। वो भी मेरे पीछे चली आई थी। उसने बाल्टी से पानी लेकर मुँह हाथ धोया और थैले में से चीज़ें निकाल कर किचन में ले गई और चाय तैयार करने लगी। इस वक्त अगरचे 6 बज रहे थे लेकिन धूप में अब भी तपिश थी और हवा भी गर्म थी। लेकिन जैसे जैसे सूरज उफक पर झुक रहा था धूप की हिद्दत में कमी आती जा रही थी और फिर गुरूब आफ्ताब का वो मंजर बहुत ही क़यामत खेज था। सूरज उफक पर जैसे अटक कर रह गया था और उसकी सुर्खी ने रेगिस्तान को भी अपने रंग में रंग लिया था। लगता था जैसे हमारे सामने खून का समंदर ठाठे मार रहा हो। चाय पीने के बाद सीता ने थैले में से दाल चावल निकाल लिए और उन्हें साफ करके इकट्ठा ही एक पतीली में भिगो दिया। एक छोटी मशल किचन की दीवार में भी टंगी हुई थी और किचन ही में एक तरफ मोम से भरा हुआ एक कनस्तर भी रखा हुआ था। गर्मी से मोम पिघली हुई थी और यही मोम मशलों में इस्तेमाल होती थी। सूरज गुरूब होने के बाद ही सीता ने मशल भी जला दी और चूल्हे में आग जलाकर दाल चावल की पतीली चढ़ा दी। उसमें चुटकी भर नमक भी डाल दिया। शाम का अंधेरा गहरा हो चुका था। हमारा खाना उसके तकरीबन 1 घंटे बाद तैयार हुआ था। सीता ने सारे चावल एक थाली में उलट दिए और हम दोनों चबूतरे की सीढ़ी ही पर बैठकर खाने लगे। अभी हम खाना खा रहे थे कि जीप के इंजन की आवाज़ सुनाई दी। हम दोनों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। हवा के दोष पर इंजन की आवाज़ कभी करीब से आती महसूस होती और कभी बहुत दूर से। मैं उठकर मंदिर के सामने वाले हिस्से की तरफ चला गया। चबूतरे के कोने पर पहुंचकर मैं कैंप के गेट की तरफ देखने लगा। 500 गज दूर गेट पर तेज़ रोशनी का बल्ब जल रहा था और जीप उस वक्त गेट से बाहर निकल रही थी। उसके हेडलैम्प्स रोशन थे। जीप कुछ दूर तक सीधी चलती रही और फिर उसका रुख मंदिर की तरफ मुड़ गया। मैं दौड़ता हुआ सीता के पास आ गया। जीप इस तरफ आ रही है, मैंने कहा। मुझे यकीन है वो जुगल के अलावा और कोई नहीं हो सकता। तुमने इस चादर के नीचे कुछ नहीं पहना हुआ। जल्दी से अंदर चली जाओ, इसके नीचे कपड़े पहन लो। उसकी आंखों में सूर का बाल है। बड़ी खौफनाक है उसकी नज़रें। अगर उसने फिर तलाशी लेने की कोशिश की तो? सीता उठते हुए बोली। अब अगर उसने ऐसी कोई कोशिश की तो मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा, मैंने कहा। और मेरा ख्याल है तुम्हें भी अब उसे कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहिए। ठीक है, जो कुछ होगा देखा जाएगा, सीता कहते हुए दौड़कर कमरे में चली गई। मैं मंदिर के सामने वाली रुख की तरफ देखने लगा। कुछ ही देर बाद इस तरफ जीप के हेडलैम्प्स की रोशनी दिखाई देने लगी और फिर तकरीबन उसी वक्त सीता भी बाहर आ गई। उसने वही सुबह वाला लिबास पहन लिया था और ऊपर जर्द चादर ओढ़ ली थी। जीप मंदिर के करीब रुक गई। जीप का रुख इस तरह था कि उसकी रोशनी मंदिर के अंदर तक पहुंच रही थी। हम दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठे दाल चावल खाते रहे। जुगल इस वक्त अकेला ही आया था। वो जीप का इंजन बंद करके नीचे उतरा और जब चबूतरे पर चढ़कर हमारी तरफ आया तो हम दोनों उठकर खड़े हो गए और प्रणाम के लिए हाथ उठा दिए। ओहो, मुझे देर हो गई, वो हमारे करीब आकर बोला। मैं
मैं तो आप लोगों के लिए खाना लेकर आया था। उसने हाथ में पकड़ा हुआ टिफ़िन आगे कर दिया। भोजन तो हम खा चुके हैं महाराज, आपने तकलीफ़ क्यों की? मैंने कहा। टिफ़िन की तरफ ना मैंने हाथ बढ़ाया और ना सीता ने। अच्छा चलो टिफ़िन रख लो, सुबह नाश्ते में काम आएगा, उसने कहते हुए टिफ़िन सीता की तरफ बढ़ा दिया। यहाँ तो गर्मी में ख़राब हो जाएगा महाराज, सीता ने जवाब दिया। आप ये वापस ले जाइए, किसी और के काम आ जाएगा। बात जुगल की समझ में आ गई, इसने इसरार नहीं किया। आप बड़े दयालु हैं महाराज, मैंने कहा। क्या आप इन पुजारियों की भी ऐसे ही सेवा करते थे जो हमसे पहले यहाँ आते रहे हैं? हम तो मंदिर का रास्ता ही भूले हुए थे पंडित जी, जुगल ने कहा। हमारा ख्याल था कि मंदिर सिर्फ आप जैसे महापुरुषों के लिए है। अब ये बात हमारी समझ में आती है कि हमें भी मंदिर की कोई ना कोई सेवा करनी चाहिए। हम आपकी सेवा करेंगे तो ये मंदिर की सेवा होगी। अगर आप हुक्म दें महाराज तो मैं रात को यहाँ 2 संतरी भेज दिया करूँ। किस लिए? मैंने चुभती हुई नज़रों से उसकी तरफ देखा। आपके साथ ये जवान और सुंदर देवी है, इनकी रक्षा के लिए, जुगल ने जवाब दिया। भगवान हमारी रक्षा करेगा, आप ऐसी कोई तकलीफ न करें महाराज, मैंने कहा। वो कमबख्त तकरीबन 1 घंटे तक वहाँ रहा। इस दौरान उसने बहुत सारी बातें कर डाली। उसने ये भी कहा कि इस मंदिर में बिजली की ज़रूरत है, कम से कम 4 बल्ब तो ज़रूर होनी चाहिए। इसने वादा किया कि इस सिलसिले में वो अपने ऑफिसर से बात करेगा। हमने उससे कैंप के बारे में ऐसी कोई बात नहीं पूछी जिससे उसे हम पर किसी किस्म का शुबा करने का मौका मिलता, बल्कि उसने खुद ही बता दिया कि यहाँ सरकार एक अहम और खुफिया प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और इसलिए इस मंदिर में यात्रियों की आमद पर पाबंदी लगा दी गई है। इस मरतबा उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की, अलबत्ता उसकी नज़रें ज़्यादातर सीता ही का तवाफ करती रहीं। उसके जाने के बाद हमने सुख का सांस लिया और सीता ने फिर चावलों की थाली निकाल ली जिसे उसने संभाल कर रख दिया था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, खनकी बढ़ती जा रही थी। हम चबूतरे की सीढ़ियों पर बैठे बातें कर रहे थे और उस वक्त हमारा मौजू जुगल था, जिसके बारे में मुझे यकीन था कि वो आगे चलकर हमारे लिए कोई संगीन मसाला पैदा करने की कोशिश करेगा। क्यों ना जुगल को इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए, सीता ने कहा। इसमें शुबा नहीं कि उसकी नज़रें तुम पर हैं। आज सुबह तुम्हें देखते ही उसकी नीयत में फितूर आ गया था। इस वक्त वो खाना भी लेकर आया, हमें कुछ और सहूलतों की पेशकश भी की। क्या तुम्हारे ख्याल में वो हमें मंदिर और इसके सेवक समझकर हमारी सेवा कर रहा है? मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, लेकिन वो इतना सीधा साधा भी नहीं कि इतने बड़े प्रोजेक्ट की तबाही में हमारा साथ देने को तैयार हो जाए। तुम नहीं जानते औरत में कितनी ताकत है, सीता मुस्कुराई। जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जान चुका हूँ। तुम मुझे कश्मीर से यहाँ ले आई हो, औरत की ताकत के इस्तेमाल का इससे बड़ा मुजाहिरा और क्या होगा? लेकिन मैंने उसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा, जुगल की नीयत से तुम वाकिफ हो चुकी हो, अंदाज़ा लगा लो कि तुम उसे कहाँ तक ले जा सकती हो। मैं तुम्हारी बात का मतलब समझ रही हूँ, लेकिन आजमा लेने में क्या हरज है, सीता ने कहा। ये तजुर्बा महंगा पड़ेगा और हम यहाँ तजुर्बात करने नहीं आए, मैंने जवाब दिया। अगर वो हमारी आजमाइश पर पूरा न उतरा तो हम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकेंगे। सीता गहरा सांस लेकर खामोश हो गई। मुझे तुम्हारी सलाहियतों पर कोई शुबा नहीं, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन जुगल एक मुख्तलिफ किस्म का आदमी है। उसकी नज़रें तुम्हारी हुस्न और शबाब पर हैं और वो कोशिश करेगा कि उसका मकसद जल्द से जल्द पूरा हो जाए। इसके लिए वो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती भी कर सकता है और जब उसका मकसद पूरा हो जाएगा तो उसके बाद जो कुछ भी होगा तुम सोच भी नहीं सकती। शायद तुम ठीक कहते हो, सीता ने एक बार फिर गहरा सांस लिया। उसने आज सुबह जिस अंदाज में तुम्हारी तलाशी ली थी उससे तुम्हें भी इसकी नीयत का अंदाज़ा हो चुका है और इससे पहले कि ऐसा कोई दूसरा मौका आए हमें अपने काम के लिए कोई जरिया तलाश कर लेना चाहिए। हमें इस कैंप के अंदर दाखिल होने के लिए किसी न किसी जुगल की ज़रूरत तो पड़ेगी, सीता ने कहा। इसलिए मेरा ख्याल है कि इसी जुगल को आजमा लिया जाए, बल्कि इसे इस तरह शिकंजे में कस लिया जाए कि वो हमारी बात मानने से इनकार न कर सके। इस मरतबा मैं सीता के ख्याल से इख्तलाफ नहीं कर सका। हम मंदिर में बैठ कर कुछ नहीं कर सकते थे, हमें कैंप में दाखिल होने के लिए किसी आदमी की ज़रूरत थी और कैंप के किसी आदमी तक रसाई मुमकिन नहीं थी। इत्तफाक से जुगल यहाँ आ गया था और सीता को देखकर उसकी राल टपक पड़ी थी। सीता का ख्याल गलत नहीं था, रिस्क ज़रूर था, लेकिन एक कोशिश की जा सकती थी। ठीक है, मैंने कहा, उसे आजमाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन पहले हम ये देख लें कि मंदिर के तहखाने की सुरंग हमें कहाँ ले जाती है। अगर इस सुरंग के ज़रिए हमें कोई महफूज रास्ता मिल जाता है तो हमें जुगल वाला ख़तरा मोल लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ ठीक है, पहले इधर किस्मत आजमा लेते हैं, सीता ने कहा। दरअसल हमने यहाँ आने के लिए कोई मनसूबा बंदी नहीं की, मैंने कहा। हमें चाहिए था कि शहर में रहते हुए इस कैंप से ताल्लुक़ रखने वाले किसी आदमी को तलाश करते और उसके ज़रिए कैंप के अंदर पहुँचने की कोशिश करते। इस तरह हमें कुछ करने का मौका मिल जाता, लेकिन हम तो किसी प्लानिंग के बगैर इस मंदिर की तरफ दौड़ पड़े और 2 बंदे भी हमारे हाथों मारे गए। शायद तुम ठीक कहते हो, सीता बोली, लेकिन हमाकतें इंसान से ही होती हैं और हम भी इंसान ही हैं। हम देर तक बहस मुबाहिसे में उलझे रहे।
लेकिन ये बहस भी ला हासिल ही रही, कोई नतीजा अखज़ नहीं हो सका। तकरीबन 10 बजे के करीब हमने दोबारा तहखाने में उतरने का फ़ैसला किया। इससे पहले ऊपर जाकर खंडरों के शहर का जायज़ा लिया। रात के वक्त खंडरों का वो शहर बहुत ही पूरी स्टार किस्म का मंजर पेश कर रहा था। बिखरी हुई रोशनियां नजर आ रही थीं। उन रोशनियों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वहाँ एक छोटा सा बिजली घर ज़रूर बनाया गया होगा। मैंने कमरे में जलती हुई मशल उठा ली। सीता ने एहतियातन टॉर्च भी ले ली थी। सीढ़ियों वाले कमरे में एक बार फिर रेत साफ करनी पड़ी, लेकिन इस मरतबा फर्श का वो पत्थर निकालने में ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। शेक होने वाली दीवार से अंदर दाखिल होने के बाद मैंने अंदर लगा हुआ कुंडा खींचकर रास्ता बंद कर दिया। सुबह हमसे हमाकत हो गई थी, लेकिन इस वक्त मैं इस रास्ते को खुला नहीं छोड़ना चाहता था। तहखाने में उतरकर हम सीधे उस सुरंग की तरफ ही आए थे। मैंने झाड़ियाँ एक तरफ हटा दी। सीता ने मेरा बाजू पकड़ लिया और मेरे साथ चिपक कर चलने लगी। 20 गज आगे हम बाएं तरफ मुड़ गए। मकड़ियों के जाले तने हुए थे, जिसकी वजह से हमें चलने में खासी दुश्वारी पेश रही थी। सीता ने यह अक्लमंदी की थी कि एक लंबी सी लकड़ी उठा ली थी, जिससे वो जाले साफ करती जा रही थी। तकरीबन 100 गज का फासला तय करने के बाद हम रुक गए। उस जगह सुरंग अंग्रेजी के हुरूफ वाई की तरह आगे 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। इस तरफ चलो, पहले इधर देखते हैं। सीता ने बाएं तरफ इशारा किया। ऐसा क्यों न करें कि तुम उस तरफ चली जाओ और मैं दूसरी तरफ। ना बाबा, सीता ने जल्दी से मेरी बात काट दी। मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। तो फिर चलो, इस तरफ चलते हैं। मैंने सीता की बताई हुई सिम्मत में इशारा किया। हम बाईं तरफ वाली सुरंग में दाखिल हो गए। किसी कदर घुटन का एहसास हो रहा था। गर्मी थी, जिससे हमारे कपड़े भी पसीने में तर हो रहे थे। सीता ने चादर उतार कर पटके की तरह कमर से बांध ली, लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, घुटन कम हो रही थी और किसी तरफ से ताज़ा हवा की आमद का एहसास भी हो रहा था। उस संगम से रवाना होकर तकरीबन 200 गज का फासला तय करने के बाद हमें रुक जाना पड़ा। आगे सुरंग बंद हो गई थी और एक दीवार के साथ ऊपर जाने के लिए चंद सीढ़ियां नजर आ रही थीं। ईंटों की ये सीढ़ियां अगरचे टूट फूट चुकी थीं, लेकिन इस्तेमाल के काबिल थीं। ताज़ा हवा यहीं कहीं से आ रही थी। मैं मशल की रोशनी में सुरंग की छत और दीवारों का जायजा लेने लगा। एक जगह मशल का शोला हरकत करने लगा। मैं मशल को दोबारा इसी जगह ले आया। छत के करीब दीवार में गालबन कोई छोटा सा सुराख था, जिससे आने वाली ताज़ा हवा मशल के शोले को मुतहर्रिक किए हुए थी। मैंने हाथ उस जगह पर रखा तो पता चला कि यहाँ पर वाकई कोई सुराख मौजूद है, जिससे हवा अंदर आ रही है। मैं अगर चाहता तो कोई ईंट उखाड़ कर इस सुराख को बड़ा कर सकता था, लेकिन यह हमाकत होती। कुछ अंदाज़ा नहीं था कि हम खंडरों वाली आबादी से किस हिस्से में थे। अगर बाहर से रोशनी को देख लिया जाता तो हमारे लिए सूरत हाल ख़तरनाक हो सकती थी। यहाँ सुरंग ख़त्म हो रही थी, जिसका मतलब था कि यहाँ कोई ना कोई खुफिया रास्ता ज़रूर होना चाहिए। मैं मशल की रोशनी में फर्श और दीवारों का जायज़ा लेने लगा। सीता भी टॉर्च की रोशनी में कोई ऐसी ही चीज़ तलाश कर रही थी। ये देखो, सीता की आवाज़ सुनकर मैं तेज़ी से उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। वो बाएं तरफ की दीवार से एक उखड़ी हुई ईंट निकाल रही थी। मैंने मशल एक तरफ रख दी और दोनों हाथों से ईंट को पकड़कर बाहर खींच लिया। ईंट के पीछे एक तख्चा सा था, जिसमें एक काहिनी कुंडा लगा हुआ था। टॉर्च बुझा दो और इसे अपने हाथ में ही रखो, मैंने कहा, और मशल बुझाकर दीवार के करीब रख दी। सीता ने भी टॉर्च बुझा दी। मैंने उस कुंडे को हरकत दी तो मुझे मायूसी नहीं हुई। कुंडे वाली दीवार का एक हिस्सा सिरक कर पीछे हट गया और इतनी खिला पैदा हो गई कि एक आदमी आसानी से गुजर सकता था। ताज़ा हवा हमारी चेहरों से टकराई तो जान में जान आई। हम उस खिला से दूसरी तरफ निकल आए। ये इस खंडर का तहखाना था, जिसकी छत गिरी हुई थी और उस रास्ते के सामने भी ईंटों का ढेर लगा हुआ था। मैंने सीता को वहीं रुकने का इशारा किया और ईंटों के ढेर पर चढ़ता हुआ ऊपर आ गया। ये मकान बिल्कुल खंडर बन चुका था। 2-4 शिकस्ता दीवारें ही खड़ी थीं। मैं बहुत मोहतात अंदाज में चलता हुआ ऊपर आ गया और खंडर से बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगा। तकरीबन 100 गज दाएं तरफ सामने वाली लाइन में एक बंगला नुमा मकान में रोशनी हो रही थी। दूसरी रोशनियां उससे चंद गज आगे थीं। बाएं तरफ भी तकरीबन इतनी फासले पर इक्का दुक्का रोशनियां दिखाई दे रही थी। ताहम उस खंडर के आसपास कोई ऐसी जगह नहीं थी जिसे आबाद कहा जा सकता। मैं 3-4 मिनट तक वहां खड़ा सूरत हाल का जायजा लेता रहा और फिर ईंटों के ढेर पर चलता हुआ नीचे आ गया और सीता को सूरत हाल से आगाह करने लगा। और सीता चौंकने वाले अंदाज में बोली, करीब करीब 2 बंगले। ये यकीनन वो बंगले हैं जहाँ मोसाद के माहिरीन या रॉ के ऑफिसर मुकीम होंगे और हमारे लिए बेहतर मौका है। हमें कुछ न कुछ कर गुजरना चाहिए। क्या मतलब? मैं चौंक गया और सीता मुझे सरगोशियों में अपना मतलब समझाने लगी। उसका ख्याल बुरा नहीं था। हमें एक मौका मिल रहा था और हमें उससे फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए था, लेकिन हमारे पास कोई हथियार नहीं है जिसकी ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने कहा, मैं चाकू साथ ले आई थी, सीता ने कहते हुए अपने लिबास में छुपा हुआ चाकू निकाल कर मेरे हाथ में थमा दिया।
तो दोस्तों अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।